आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे संगम एज। संगम युग लगभग 300 बीसी से 300 एडी के बीच चला। वैसे इसके संदर्भ में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। बेसिकली साउथ इंडिया में संगम एज की शुरुआत हुई, तो इसको हम और बताते चले कि कैसे संगम एज आया। एक्चुअल में जब हिंदुस्तान में सिविलाइजेशन कल्चर की शुरुआत हुई, आदि मानव का अस्तित्व आया, तो सबसे पहले उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। पत्थरों का के औजारों का प्रयोग करने वाला मानव दक्षिण भारत में एक संस्कृति को जन्म दिया, जिसको हम हैंड एक्स कल्चर कहते हैं। ये पाषाण युग की बात है। हैंड एक्स कल्चर, यहीं से दक्षिण भारत में मानव संस्कृति की शुरुआत हुई। हैंड एक्स टूल्स बनाने वाला मानव ही दक्षिण भारत में पहली मानव संस्कृति को शुरू करने वाला है, और इस मानव को हमने आदि मानव कहा था। हैंड एक्स कल्चर के बाद साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर आया। नियोलिथिक कल्चर, नवपाषाणिक संस्कृति आई। यानी ये पाषाण काल का पहला फेज है और ये पाषाण काल का सबसे लेटेस्ट फेज है। नवपाषाण काल की संस्कृति आई, और नवपाषाण काल की संस्कृति के बाद उत्तर भारत में तो धातु युग की शुरुआत होगी, जिसको हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, कॉपर स्टोन एज कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तुरंत कॉपर स्टोन एज नहीं आया। नियोलिथिक के बाद वहां मेगालिथिक कल्चर आया। मेगालिथिक लोग बेसिकली अपने मृतकों के लिए बड़े बड़े मेगा लिथ्स मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से अपने लोगों की समाधियां बनाते थे, और ऐसे समाधि बनाने वालों की संस्कृति कहलाई मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर के लोगों ने ना तो पहले कॉपर का यूज किया था, ना तो पहले कांसे का यूज किया था, बल्कि सबसे पहले स्टोन एज के जस्ट साथ ही इसने आयरन की शुरुआत कर दी। आयरन टूल्स इनकी कब्रों से मिले हैं। मेगालिथिक एज के बाद साउथ इंडिया में पहली बार स्टेट कल्चर की शुरुआत हुई, यानी राज्य संस्कृति की शुरुआत हुई, और उस राज्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है संगम एज। संगम एज इसी राज्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मेगालिथिक एज के बाद ही साउथ इंडिया में राज्यों का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में जिन राज्यों का जन्म हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख हैं, जो आज के तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में विकसित हुए थे। पहला राज्य जो सुदूर दक्षिण में डेवलप हुआ, उसे हम पांड्य स्टेट कहते हैं, पांड्य राज्य कहते हैं, पांड्य स्टेट। पांड्य स्टेट के जस्ट ऊपर, तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से में जिस राज्य का जन्म हुआ, उसे हम चोल राज्य कहते हैं, चोल स्टेट। और आज के केरल के क्षेत्र में जिस राज्य का जन्म हुआ, उसे हम चेर या केरल पुत्र या सतीय पुत्र के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख हमें अशोक के मेजर इंस्क्रिप्शन नंबर 2 और मेजर इंस्क्रिप्शन नंबर 13 में मिलता है। यानी अशोक के बृहद शिलालेख संख्या 2 और बृहद शिलालेख संख्या 13 में मिलता है। इन तीनों राज्यों के सुदूर दक्षिण के राज्यों का नाम मिलता है। बात पांड्य स्टेट की है। मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है कि इस पांड्य राज्य की स्थापना हेराक्लीज की पुत्री पांड्या ने किया था।
हेराक्लीज की पहचान भगवान श्री कृष्ण से की जाती है और इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण की बेटी पांड्या ने दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य की स्थापना की थी। मैं मैप पे दिखाता चलूं इस पांड्य राज्य की लोकेशन क्या है, जिससे आपको ये बात ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। ये लगभग इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप ये देखिए, नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। यहां से ये एरिया अगर ले लें, ये मान लेते हैं केरल है, ये पांड्य राज्य है, ये चोल राज्य है, ये है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य ये है चोल राज्य और ये है चेर राज्य। ये तीन राज्य हैं, चोल, पांड्य और चेर, तीन हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, तीन राज्यों की स्थापना साउथ इंडिया में हुई थी। और हम लोग पांड्य राज्य की बात करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से आभास होता है कि इस राज्य की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की पुत्री पांड्या ने किया था। कहा जाता है लगभग 300 बीसी के आसपास की बात है। अगस्त्य ऋषि साउथ इंडिया गए और साउथ इंडिया जाकर के उन्होंने पांड्य राजा से संपर्क किया कि हम उत्तर भारत की वर्णाश्रम संस्कृति को दक्षिण भारत में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसके लिए हमें कुछ विद्वानों की मीटिंग कराने दीजिए, आप इसका संरक्षण दीजिए। और कहा जाता है पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन संगम हुए, तीन मीटिंग हुई विद्वानों की। पहले मीटिंग की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। दूसरे मीटिंग की अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ही कर रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके शिष्य तोलकापियर ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। तोलकापियर ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और तीसरे मीटिंग की अध्यक्षता नकीरर ने की। नकीरर, चूंकि ये विद्वानों की सभाएं थी, इसलिए इन विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना इस इस सम्मेलनों के दौरान की, इन महासंगम के दौरान की, इस संगम के दौरान की, यानी इस मीटिंग के दौरान की। वैसे पहले और दूसरे संगम की बहुत रेयर पुस्तकों की जानकारी है, लेकिन तीसरे संगम के पुस्तकों की ज्यादा जानकारी है, यही आज अस्तित्व में है। पहले संगम के दौरान जो किताब तैयार की गई थी उसको कहा जाता है अकट्टियम। अकट्टियम दूसरे में जो तैयार की गई उसको कहा जाता है तोलकाप्पियम। काप्पियम। और तीसरे में की गई वो थी, तीन कैटेगरी में किताबें तीसरे में लिखी गई। एक है आख्यानात्मक, एक है उपदेशात्मक और एक मिश्र, जिनको मेलकंकु, कीलकंकु और पदनिन कीलकंकु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से संगम ज्यादातर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि पांड्य राजाओं के संरक्षण में यहाँ तीन बड़ी बड़ी सभाएं हुई जो काफी काफी दिनों तक चली। और इस दौरान विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की, अपने अपने कविताओं की रचना की। अ, इसी ग्रंथ के कारण, इसी कविताओं के लिखे जाने के कारण, तैयार किए जाने के कारण, कंपोज किए जाने के कारण ही ये संगम महत्वपूर्ण है। अब इन संगमों के दौरान जो राज्य डेवलप हुए थे वो हमने बताया चोल, चेर, पांड्य। हालांकि इन तीनों राज्यों के बीच आपस में संघर्ष हुआ करता था, लेकिन इस संगम संस्कृति का प्रचार प्रसार इस पूरे तमिलकम क्षेत्र में हुआ और इसी कारण से
हम इन संगम ग्रंथों से इस काल के संस्कृति की जानकारी पाते हैं। लेकिन एक बात हम और आपको बताते चलें, इन संगम काल में तैयार किए गए कविताओं से, ग्रंथों से हमें इन तीनों राज्यों के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों की जानकारी तो खूब मिलती है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। इसका मतलब संगम काल में लिखे गए संगम साहित्यों से उस काल के कल्चर की जानकारी ज्यादा है और राजनीति की जानकारी बहुत कम है। इसके पीछे कारण यह है कि इन तीनों संगमों में बेसिकली विद्वानों का सम्मेलन हुआ था। इन तीनों संगमों में विद्वानों का समागम हुआ था और ये विद्वान उस क्षेत्र के कवि थे, गायक थे, जिनका समाज से लेना देना था, राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं था। ये गांव गांव, कस्बे कस्बे, लोगों लोगों तक जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके बीच रहते थे, तो उनके बीच क्या सामाजिक परंपरा है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उस काल की आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित हो रही हैं, इन्हीं सब पर ज्यादा प्रकाश डाला है। इस चैप्टर में हम इन्हीं की बात करेंगे। अब हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखना बड़ा महत्वपूर्ण है, सिर्फ समझने से बातें नहीं बनती। तो शुरू कर दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए संगम एज, संगम युग, और नीचे 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी। इसमें लिखिए, संगम was an assembly of Tamil poets held under the patronage of Pandyan kings. संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए तमिल कवियों का सम्मेलन था। तमिल कवियों का सम्मेलन था। फुल स्टॉप। According to the traditions, 3 sangams were held under the patronage of Pandyas. परंपरा मानती है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए। 3 संगम हुए। Various literatures were composed in संगम्स। संगमों के दौरान अनेक साहित्यों की रचना हुई। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए प्रथम संगम। प्लेस, स्थान, डैश मदुरा, हिंदी में भी मदुरा। हेड मीन्स अध्यक्ष, अगत्य ऋषि। वर्क कार्य, अकट्टियम नामक ग्रंथ की रचना। कंपोजिंग ऑफ अकट्टियम, अभी हिंदी में हमने लिखा था। अगला हेडिंग डाल लीजिए सेकंड संगम, द्वितीय संगम। स्थान यानी जहां पे मीटिंग हुई है, कावेरी पट्टनम, प्लेस कावेरी पट्टनम। अध्यक्ष अगत्य ऋषि और तोलकाप्पियर। हेड यानी अध्यक्ष
अगत्य ऋषि तथा तोलकाप्पियर, अगत्य एंड तोलकाप्पियर। कार्य तोलकाप्पियम, ब्रैकेट में तमिल ग्रामर, तमिल व्याकरण, तोलकाप्पियम। नंबर 3, तृतीय संगम, स्थान उत्तरी मदुरा, अध्यक्ष नक्कीरर। कार्य, हमने कहा था अभी 3 श्रेणी के किताबें लिखी गई हैं। पहला है मेलकंकु, व्याख्यानात्मक यानी नैरेटिव्स। नंबर 2 कीलकंकु, शिक्षाप्रद, डिडक्टिव। नंबर 3 पदनेन कीलकंकु, मिसलेनियस, मिश्रित, पदनेन कीलकंकु। अगला हेडिंग डाल लीजिए संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। लिखिए, तोलकाप्पियम is an earliest surviving literature written by तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियम सर्वप्राचीन तमिल रचना है जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, तोलकाप्पियर ने की थी। इट इज अ तमिल ग्रामर, यह एक तमिल ग्रामर है। फुल स्टॉप, पैरा चेंज करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर इज तिरुकुरल रिटन बाय तिरुवल्लुवर। यह तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित, यह नहीं, दूसरी, पैरा चेंज करिए, दूसरी रचना तिरुकुरल है, ऐसे लिखिए, दूसरी रचना तिरुकुरल है जिसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी, तिरुवल्लुवर ने की थी। यह तमिल भूमि की बाइबिल कहलाती है, यह तमिल भूमि की बाइबिल कहलाती है। फुल स्टॉप। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डालिए तमिल एपिक्स, यानी 2 ग्रंथ हो गए, तिरुकुरल जो तिरुवल्लुवर की रचना है और एक तोलकाप्पियर। अब हम तमिल महाकाव्यों की बात करने वाले हैं। तमिल महाकाव्य, नंबर 1 शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम रिटन बाय इलंगो अदिगल, शिल्पाधिकारम रिटन बाय इलंगो अदिगल, अदिगल हिंदी में लिख लीजिए, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम डैश इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल की रचना है। दूसरी रचना लिखिए मणिमेकलय, रिटन बाय शीतलय सत्तनार, शीतलय सत्तनार। इसमें लिखिए मणिमेकलय डैश शीतलय सत्तनार। ये हो गया। तीसरी रचना जीवक चिंतामणि, रिटन बाय तिरुक्कदेवर, जीवक चिंतामणि, तिरुक्कदेवर, तिरुक्कदेवर। ये है। फिर पैरा चेंज करिए,
चोल वंश, राजधानी उरैयूर, राजधानी उरैयूर। अब चोल डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, चोल वंश की बात कर रहे हैं। राजधानी उरैयूर जो अभी हमने दिखाया था, जैसे यहां अभी हमने आपको दिखाया था कि साउथ इंडिया में तीन राजवंश हैं, तो चोल हैं, पांड्य हैं, चेर हैं। इनको बहुत संक्षिप्त में लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इन पर डिटेल करेंगे। चोल वंश, राजधानी उरैयूर, दूसरा एम्बलम बाघ, प्रमुख राजा एलारा या करैकल, एलारा या करैकल, ये दूसरा है। और फिर दूसरी डायनेस्टी चेरवंश, चेरवंश, राजधानी वांजिया या करुयूर, एम्बलम यानी राजचिन्ह धनुष, प्रमुख राजा लालचेर या सेनगुट्टवन, और समुद्री बंदरगाह मुजरिस, मुजरिस। ये इसका इंपॉर्टेंट था। तीसरा वंश लिखिए, पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश, राजधानी मदुरई, राजचिन्ह मछली, नेडुंजेलियन, प्रमुख राजा। ये तीन राजवंश हैं इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपने दो संगम देखा, तीसरा संगम तीसरा संगम दिमाग में रखिएगा, उत्तरी मदुरा में हुआ था। अध्यक्ष इसके नकीरर थे और इसमें तीन तरह की रचनाएं देखने को मिली थी। एक मेलकंकु, एक केलकंकु, एक पदनेन कीलकंकु। यानी पहला मेलकंकु व्याख्यात्मक था, कीलकंकु शिक्षाप्रद था, पदनेन कीलकंकु मिसलेनियस था। लेकिन इन इसी तीसरे संगम में जो किताबें हैं वो हमारे पास हैं आज। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे अभी एक बार रिपीट करते चलें। तोलकाप्पियम दूसरे संगम में तैयार किया गया था, दूसरे संगम की एकमात्र किताब है, और बाकी सब तीसरे संगम की हैं। जैसे तिरुकुरल है, या जो पांचों तीनों वेद हैं, वो महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि। हम बताते चले, यहाँ पर दो और महाकाव्य हैं, वलयपति और कंडलकेशी, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हमने उनको नहीं बताया। इन किताबों में पूरे दक्षिण भारत में राज्य करने वाले तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, एक चोल, एक चेर और एक पांड्य, जो अभी हमने आपको लिखाया। अब इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, द थ्री अर्ली किंगडम्स डैश द पांड्याज, द चोलाज एंड द चेराज। तीन प्रारंभिक राज्य डैश पांड्य, चोल और चेर, ये तीन हैं। अब इनमें जब हम एक एक करके बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, फिर उसके बाद में इन पर हम डिटेल बात करेंगे। लिखते चलते हैं, देखिए, द सदर्न एंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला situated south of the river Krishna
was divided among three early kingdoms, and a large number of chieftains wherein the chieftainship was hereditary, wherein the chieftainship was hereditary. हिंदी में लिखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण, कृष्णा नदी के दक्षिण कन्याकुमारी तक के प्रायद्वीप में, कन्याकुमारी तक के प्रायद्वीप में तीन बड़े राज्य और बड़ी संख्या में आनुवंशिक सामंत और बड़ी संख्या में आनुवंशिक सामंत शासन करते थे, शासन करते थे। पैराचिज। द इंपॉर्टेंट वेंडार मीन्स क्राउन किंग who dominated the Tamilkam region during the Sangam age were the Pandey in the valley of Tamraparni, Sri Lanka, and Vaigai. दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में, दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में संगम काल में, संगम काल में संगम काल में ताम्रपर्णी नदी की घाटी में पांड्य राज्य, पांड्य राज्य और वैगई नदी की घाटी में चोल राज्य, वैगई नदी की घाटी में चोल राज्य तथा केरल तट पर चेर राज्य का अस्तित्व था। द चोलाज इन द लोअर कृष्णा वैली, लोअर कृष्णा का मतलब वैगई वाला क्षेत्र, कृष्णा से वैगई तक का क्षेत्र, एंड द चेराज ऑन द केरल कोस्ट। फुल स्टॉप। These kings had their own particular insignia of royalty, such as the special umbrella, the drum, and the staff. इन राजाओं के अपने छत्र, नगाड़े और नौकरशाही थी, और नौकरशाही थी। फुल स्टॉप। द चोलाज, कॉमा पांड्याज एंड चेराज साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा had several subordinate chiefs known as Veli. कृष्णा के आसपास के क्षेत्रों में, कृष्णा के आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाले चोल चेर पांड्यों के अधीन, चोल चेर पांड्यों के अधीन अनेक वेली अर्थात अधीनस्थ राजा राज्य करते थे, अधीनस्थ राजा राज्य करते थे। Who used to pay tribute to the king? वे राजाओं को, वे राजाओं को नजराना देते थे, नजराना देते थे।
फुल स्टॉप। द किंग्स एंड द chieftains often formed alliance with one another. राजा और सामंत मिलकर एक संघ का निर्माण करते थे। Internecine conflict was the norm of the day, and this probably also gave large scope to the Sangam poets to compose poems on war. आपसी द्वंद्व और युद्ध आपसी द्वंद्व और युद्ध इस क्षेत्र की विशेषता थी। आगे ना लिखिएगा। इसी कारण संगम कवियों ने युद्ध पर सर्वाधिक कविताएं रची हैं। ये जो बॉक्स में आपका है, ये हम पहले ही शॉर्ट में करके लिखा चुके हैं, तो अलग से दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हेडिंग डाल लीजिए, द पांड्याज, पांड्य राज्य। पांड्य राज्य लिखिए। द पांड्य टेरिटरी occupied the southernmost and the southeastern portion of the Indian peninsula. फुल स्टॉप। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में दक्षिण पूर्वी हिस्से में कार्यरत था। फुल स्टॉप। द पांड्याज आर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज इन हिज इंडिका, wherein he refers to a Pandya kingdom famous for pearls and ruled by women, in bracket, which may suggest some matriarchal influence in Pandya society. पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में आया है, जिसमें कहा गया है कि पांड्य राज्य पर एक महिला कार्य करती थी, महिला शासन करती थी, और यह पांड्य राज्य मोतियों के लिए विख्यात था। पैराचेंज। Even Sangam literature mentions Pandya rulers and describes the Pandya kingdom as wealthy and prosperous. पैराचेंज। संगम साहित्यों में भी पांड्य शासकों और पांड्य राज्य को धनी और संपन्न बताया गया है। फुल स्टॉप। द पांड्य किंग्स profited from trade with the Roman Empire and even sent embassies to the Roman Emperor Augustus. पांड्य राज्य रोम के साथ व्यापार के कारण अत्यधिक संपन्न था और उसे बड़ा लाभ होता था। कहा जाता है कि पांड्य राजा ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के
दरबार में अपना दूत भेजा था, अपना दूत भेजा था। पैराचेंज, दे परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस and the Brahmanas enjoyed considerable influence in their territory. पांड्य राजाओं ने अनेक वैदिक यज्ञ किए। फुल स्टॉप। इनके राज्य में ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान प्राप्त था, यथोचित सम्मान प्राप्त था। The early Pandya kings were Nedion, Palashalai Mudukudume, Nedunjelian, etc. फुल स्टॉप। नेडियोन, नेडियोन, कॉमा, पलशालय, मुडुकुडुमे और नेडुंजेलियन यहां के प्रमुख राजा थे, यहां के प्रमुख राजा थे। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए, राजा का नाम नेडुंजेलियन फर्स्ट। इसमें लिखिए, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ रिमोर्स ड्यू टू हिज ट्रेजिक रोल in the death of Kovalan, the hero and the husband of Kannagi of Silpadikaram. ऐसी मान्यता है कि शिल्पाधिकारम की नायिका कन्नगी, शिल्पाधिकारम की नायिका कन्नगी के पति कोवलन की मृत्यु के कारण नेडुंजेलियन प्रथम पर श्राप लगा और वह मर गया, और वह मर गया। हम आपको बताते चलें, कहा जाता है कि शिल्पाधिकारम की नायिका कन्नगी का पति कोवलन था। कोवलन एक पायल बेचने ले गया अपनी पत्नी का एक सुनार की दुकान पर। वहां पर राजा के दूतों ने इसे पकड़ लिया, कहा इसने पायल चुराया है रानी का, इसलिए इसको मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए, और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन कन्नगी अपने दूसरे पैर का पायल ले जा करके यह सिद्ध कर देती है कि यह पायल कन्नगी का था, उसका पति चोर नहीं था। इसके आत्मग्लानि से नेडुंजेलियन फर्स्ट की मृत्यु हो गई। यह कहानी उसकी है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, नेडुंजेलियन सेकेंड। He was the most important Pandya king, and is credited with many major military victories and acquiring territory from other chieftains. ऐसी मान्यता है कि नेडुंजेलियन द्वितीय ने अनेक सैनिक विजय की थी और अनेक सामंतों से उनकी भूमि छीन ली थी, अनेक सामंतों से उनकी भूमि छीन ली थी। पैराचेंज, इट इज बिलीव्ड दैट at a very young age he defeated a confederacy of Cheras, Cholas and 5 other chieftains in the battle of Talayalanganam. Talayalanganam। पैराचीन, ऐसी मान्यता है कि बहुत ही कम आयु में उसने चेर और चोल राजाओं के संघ को पराजित किया था और तलैयालंगानम के युद्ध में चेर चोल राजाओं के साथ ही चेर चोल राजाओं के साथ ही
अनेक सामंतों को भी पराजित किया था। सामंतों को भी पराजित किया था। फुल स्टॉप। Two Tamil Brahmin inscriptions from Mangulam pertaining to early 2nd century BC mentions that a subordinate and relative of Nedunjelian presented gift to Jain monks. पैराचेंज। दो ब्राह्मण अभिलेखों में आया है कि उल्लेख हुआ है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक अधीनस्थ राजाओं ने उसकी अधीनता मानी थी, गिफ्ट दिया था और उसने भी जैन राजा को, जैन सन्यासी को उपहार दिए थे। पैरा चेंज करिए। 1st century BC inscription from Algar Malai mentions about a person called Katumara Natan, who appears to be either a Pandya prince or subordinate. प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अलगार मलई से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि कटुमारा नाटन नामक एक व्यक्ति या तो पांड्य राजकुमार का अधीनस्थ था या कोई राजकुमार था। पैराचेंज। द चोलाज, हेडिंग डाल लीजिए द चोलाज, लिखिए। द चोल किंगडम in bracket which in early medieval times was also known as Chol Mandalam Coromandal bracket close was situated to the northeast of the territory of Pandya. चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित था और पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था पैराचेंज। एंड बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर, चोल राज्य पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में स्थित था। फुल स्टॉप। Their chief center of political power and capital Urayur was famous for cotton trade. चोलों की राजधानी उरैयूर कपड़े के व्यापार के लिए अति प्रसिद्ध थी। They also maintained an efficient navy. वे एक जल सेना का निर्माण किए थे। पैराचेंज। It also appears that in the middle of 2nd century BC,
A Chola king named Elara conquered Sri Lanka and ruled over for nearly 50 years. ऐसा पता लगता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में एलारा नामक एक चोल राजा ने एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका की विजय की थी और लगभग 50 साल तक श्रीलंका पर राज्य किया था। पैरा फिर चेंज करिए। द चोलास वर आल्सो रिच एंड प्रॉस्पेरस and the main source of their wealth was trade in cotton cloth. चोल राज्य भी धनी और संपन्न था। उनका मुख्य आय का स्रोत था कपड़े का व्यापार। कपड़े का व्यापार। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। अगला शासक नाम ले लीजिए करिकाल। करिकाल यानी एलारा के बाद दूसरा चोलों का महत्वपूर्ण शासक करिकाल है। लिखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल चोल किंग्स who founded its port city पुहार। चोलों का यह एक महान राजा था जिसने कावेरी पट्टनम में पुहार नामक एक बंदरगाह शहर का निर्माण कराया था। पुहार नामक एक बंदरगाह शहर बसाया था। ऐसे लिखिए, बसाया था। And constructed 160 kilometers of embankment along कावेरी रिवर और 160 किलोमीटर तक कावेरी नदी के किनारे बांध बनवाया था। It is mentioned that this was built with the labor of 1200 slaves brought as captives from Sri Lanka। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका से युद्धबंदी बनाए गए 1200 गुलामों से इस बांध का निर्माण कराया गया था। इस बांध का निर्माण कराया गया था। Credited to defeat a confederacy of Pandya, Cher and their allies at the bank of Venni। ऐसी मान्यता है कि इसने पांड्य और चेर राजाओं के संघ को वेन्नी नदी के किनारे पराजित किया था। फुल स्टॉप। इट इज मेंशन्ड इन संगम टेक्स्ट that 11 rulers lost their drums in the battle and the Chera king who suffered a wound in the back died of Vatak Irutal। संगम साहित्यों में लिखा मिलता है कि इस युद्ध में 11 राजाओं ने अपने नगाड़े खो दिए थे। चेर राजा की पीठ पर घाव हुआ था और वह मर गया था।
Parachins. He is also credited with another major victory at Vahaparandalai, in which, according to Sangam texts, several chieftains lost their umbrellas. Lost their umbrellas. ऐसी मान्यता है कि उसने वहापरंदलई के युद्ध को भी जीता था, जिसमें अनेक राजा पराजित हुए थे। अनेक राजा पराजित हुए थे। अगला हेडिंग डाल लीजिए, द चेराज, चेर राजवंश। द चेराज वर सिचुएटेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्याज। चेर राज्य पांड्यों के उत्तर पश्चिम में स्थित था। It was an important and prosperous kingdom owing to its trade with the Romans. यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न राज्य था, जिसका रोम के साथ अच्छा व्यापार था। अच्छा व्यापार था। It appears that the Romans had in fact set up two regiments at Mujris oblique Musri to protect their interests and also built a temple of Augustus. पैराचेंज। ऐसा पता चलता है कि मुसरी या मुजरिस बंदरगाह पर रोम के लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए दो रेजिमेंट बनाए थे और वहीं पर आगस्टस के मंदिर की स्थापना भी की थी। आगस्टस के मंदिर की भी स्थापना की थी। पैरा चेंज करिए। इट अपीयर्स दैट द रोमन्स हैड इन फैक्ट सेट अप टू रेजिमेंट्स। सॉरी, ये लिखा चुके हैं। अगला छोड़ दीजिए। द हिस्ट्री ऑफ चेराज वॉज मग्ड विद कंटिन्यूअस बैटल्स विद द चोलास एंड द पांड्यास। चेरों का इतिहास, चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष से भरा हुआ है। पैराचीज। अगला शासक उदयन जेरल, अर्लिएस्ट नोन चेर किंग, चेरों का सर्व प्राचीन ज्ञात राजा। दूसरा, नेदुन जेरल आदन, एक प्रमुख चेर राजा जिसने 7 राजाओं को पराजित किया और अधिराज की उपाधि धारण की। और अधिराज की उपाधि धारण की। पैराचिन्स। It is also claimed that he not only defeated an enemy on the Malabar coast, but also captured several Yavan traders and later released them after taking ransom. ऐसी मान्यता है कि इसने न केवल
मालाबार तट पर अपने दुश्मन को पराजित किया, बल्कि अनेक यवन व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया था। पैराफ्रेज चेंज करिए। He is also believed to have fought a war against चोल किंग। इसने चोल राजाओं के साथ एक युद्ध भी किया था। However, in this war, unfortunately, both the principal adversaries lost their lives। हालांकि इस युद्ध में चेर राजा की पराजय हुई थी और उसकी मृत्यु हुई थी। पैराचेंज। कुट्टवन, द यंग ब्रदर ऑफ नेडुंजेरल आदन, conquered Kongu and extended the power of the Cherags up to the eastern and western oceans। पैराचेंज। इस युद्ध में नेडुंजेरल आदन का छोटा भाई कुट्टवन ने कोंगू का युद्ध जीता था। पैराचेंज कर लीजिएगा। नेडुंजेरल आदन का छोटा भाई कोंगू का युद्ध जीता था। एंड एक्सटेंडेड द पावर ऑफ द चेराज अप टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशियन, और चेर राज्य का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तक कर लिया था। पैराचेंज। वन ऑफ आदन्स सन is also described as an Adhiraj who claimed to own a garland of 7 crowns and was victorious against Anji, a chieftain of Tagdur। आदन के एक पुत्र को अधिराज कहा गया है जिसने 7 राजाओं को जीता था और तगडूर के राजा अंजी के विरुद्ध भी विजय प्राप्त की थी। लास्ट लिखिए सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन वॉज नेदुनजेरल आदन्स सन। सेनगुट्टवन नेदुनजेरल आदन का पुत्र था। फुल स्टॉप। एंड अकॉर्डिंग टू चेर पोएट्स was their greatest king, who is also known as Red or Good Chair। यह महान राजा था, इसे लाल चेर या भला चेर कहा जाता था। He led many successful military expeditions। इसने अनेक सफल सैन्य अभियान किए थे। He won a battle against the मोकुर chieftains। इसने मोकुर के राजाओं के विरुद्ध एक विजय प्राप्त की थी। इस क्लास में बस इतना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।